Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the following compound, arrange the labeled proton in increasing order of their ease of deprotonation. बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है जिसमें ये H1 प्रोटॉन है, एक ये H2 प्रोटॉन है और एक ये H3 प्रोटॉन है। इनको लेबल किया गया है 1 2 3 और इनको हमें बताना है इनका ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन बताना है कि कौन इजीली अपने H को लूज कर देगा, कौन सा हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है। तो बेसिकली हमसे इस क्वेश्चन के में पूछा गया है क्या एसिडिटी। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एसिडिटी। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? एसिडिटी। एसिडिटी इज द की कॉन्सेप्ट। एसिडिटी मींस कि कौन इजीली प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन निकल सकता है। जो प्रोटॉन इजीली निकल सकता है उसको डिप्रोटोनेशन हम बोल सकते हैं, इजी होगा। डिप्रोटोनेशन मींस कि प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलने को ही तो बोलते हैं एसिडिटी। तो हमें बेसिकली एसिडिटी बतानी है। और ये जो एसिडिटी होती है ये डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड करती है क्या बच्चों? एसिडिटी। कॉन्जुगेट जो बेस बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए कोई एसिड है HA, जब ये अपने H प्लस को लूज करता है माइनस H प्लस, तो एक नेगेटिव चार्ज एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये हमारे पास A नेगेटिव जो ये कॉन्जुगेट बेस है, इस नेगेटिवली चार्ज एनायन को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। अगर ये स्टेबल होगा तो हमारे पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं HA क्या होगा? एक स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। तो हम वन बाय वन तीनों हाइड्रोजन को निकाल के देखेंगे और देखेंगे कौन किसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है। तो हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों? ये जो कंपाउंड है इसको लिखते हैं। ये कंपाउंड हमें गिवन था C ट्रिपल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ये वाला हाइड किया है, एक हाइड्रोजन ये वाला हाईलाइट किया है, CH2 और H। पहले हम इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के देखते हैं। पहले हम बच्चों इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के देखते हैं। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए माइनस H प्लस, इस H1 लिखा था इसको, हम इसको H1 लिख लेते हैं। अगर ये H1 यहाँ से निकल जाए माइनस H1 प्लस, अगर यहाँ से H1 निकल रहा है तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज एनायन आया होगा। बेसिकली नेगेटिवली चार्ज एनायन ये बन गया होगा CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो ये जो CH2 नेगेटिव बना है बेसिकली ये कैसा होता है? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। कैसा होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर जा सकता है, ये इधर मूव कर सकता है, तो इसके अंदर हमें यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है बच्चों? इसके अंदर रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। ये नेगेटिव यहाँ आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड CH2 के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड एज इट इज, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH एज इट इज। अगेन क्या हो सकता है बच्चों? ये जो नेगेटिव चार्ज है फर्दर यहाँ रेजोनेंस कर सकता है, ये इधर जाए बच्चों और ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको आप ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप कुछ इस मैनर में दिखा सकते हो। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया होगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड CH2 तो था ही, और क्या हो रहा होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज फर्दर इधर जा सकता है बच्चों, और यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है हमें? ये बॉन्ड इस पोजीशन पर मूव करेगा, अगेन इस ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसका एक और स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो। ये डबल बॉन्ड CH2 था और यहाँ पर ये क्या हो गया होगा? नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये C ट्रिपल बॉन्ड C और H। एंड लास्टली क्या हो सकता है? ये नेगेटिव चार्ज बच्चों अगेन यहाँ पर जाए, ये नेगेटिव चार्ज अगेन यहाँ पर जाए और ये बॉन्ड इस CH2 पर मूव करे, तो इसका फिफ्थ स्ट्रक्चर आप इस तरीके से दिखा सकते हो। यहाँ पर अगेन क्या हो गया होगा? यहाँ डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये C ट्रिपल बॉन्ड C और H, और यहाँ पर ये अगेन CH2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेसिकली रेजोनेंस हो रहा है। ये जो हमारे पास CH2 नेगेटिव बना था बेंज, यहाँ हमारे पास बेंजाइल पोजीशन पर, बेंजाइल कार्बन पर CH2 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हमारे पास कार्बन आयन है बेसिकली। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो ये हमारा जो फर्स्ट थर्ड वाला जो हमारा प्रोटॉन था अगर वो निकलता, यहाँ पर अगर ये वाला जो प्रोटॉन है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, ये जो H3 है बेसिकली, अगर इसका डिप्रोटोनेशन होता तो हमारे पास जो कार्बन आयन बनता उसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बनता हमारे पास? इसको CH3 लिख सकते हो आप। अगर ये H3 लिखता माइनस H3 प्लस, यहाँ से H3 प्लस निकल रहा है, जो थर्ड वाला हाइड्रोजन है ये निकल रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कार्बन आयन बनेगा CH3। ये हाइड्रोजन, ये हमारे डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर ये C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर बच्चों रेजोनेंस तो नहीं हो पा रहा होगा, यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज होता है। कैसा होता है? sp हाइब्रिडाइज। sp हाइब्रिडाइज इसकी, क्योंकि तीन यहाँ पे क्या है बच्चों? इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया है और दो इसके पाई बॉन्ड है। इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके पास सिग्मा बॉन्ड एक है और एक इसके पास यहाँ इस तरीके से ये अनपेयर्ड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसके लिए स्टेरिक नंबर 2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp होती है। sp हाइब्रिडाइज है ये, sp हाइब्रिडाइज। और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसके अंदर परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है? 50%।
50% एस करेक्टर होता है, अबाउट 50% एस करेक्टर होता है, और फिर जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस sp हाइब्रिडाइज कार्बन की बहुत ज्यादा हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिससे ये नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये स्टेबल होता है, कैसा होता है, वेरी स्टेबल। ये sp हाइब्रिडाइजेशन इसको क्या करती है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करती है। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो ये सेकंड वाला जो प्रोटॉन था वो जाता, अगर हमारे पास ये जो सेकंड वाला प्रोटॉन था बच्चों ये जाता, ये हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर ये कौन था, सी एच थ्री था, ये हमारा एच टू था, इसको एच टू बोला था। अगर ये एच टू जाता है यहाँ से, आप लिख सकते हो माइनस एच टू प्लस, यहाँ से एच टू वाला जा रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बनता है बेसिकली, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ एज इट इज रहता है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहता है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये सी एच थ्री एज इट इज रहता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाता नेगेटिव चार्ज, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है बेसिकली, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये जो कार्बन था, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज था हमारे पास बेंजीन के अंदर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था, इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लोकलाइज्ड है बेसिकली नेगेटिव चार्ज, या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेसिकली ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की, वो क्या होती है, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होने की वजह से परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, परसेंटेज एस करेक्टर अबाउट अबाउट 33.3% के अराउंड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज कार्बन से इनकी कम होती है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, लोअर देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, देन sp हाइब्रिडाइज कार्बन, जिस वजह से थोड़ा सा ये कम स्टेबल होगा, या लेस स्टेबल बोल सकते हैं, लेस स्टेबल। तो अब यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बन आयन होता है बच्चों, वो ये sp हाइब्रिडाइज वाला होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले से भी ज्यादा स्टेबल होता है, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज वाले से भी ज्यादा स्टेबलाइज होता है sp हाइब्रिडाइज कार्बन। तो ये वाला जो हमारा कार्बन आयन है, जो हमारा कार्बन आयन मिल रहा है H3 के निकलने से, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं इस कार्बन आयन को वन नाम दे, इस वाले कार्बन आयन को हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, और ये जो हमारा कार्बन आयन था, इसको हम यहाँ कार्बन आयन थर्ड नाम दे देते हैं, और ये वाला जो कार्बन आयन था बच्चों, इस कार्बन आयन को हम यहाँ टू नाम दे देते हैं। जो हमारा थर्ड वाला कार्बन आयन है, जिसमें sp हाइब्रिडाइज पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी जो है बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है sp हाइब्रिडाइज में। उससे कम होता है बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी तो आ रही है। उससे कम होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो हमारा वन में है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला, जो ये हमने जिसको सेकंड बोला था, जिसको बच्चों हमने यहाँ पर ये सेकंड बोला था, सेकंड कार्बन आयन, ये सबसे कम स्टेबल है। क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, दैट मीन्स एसिडिटी का ऑर्डर भी कुछ इस तरीके से ही होगा, कि जो एसिडिटी होगी या बोले ईज ऑफ प्रोटोनेशन, ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन, जो ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन है, कि प्रोटॉन को निकालना सबसे ज्यादा कौन सा आसान होगा, प्रोटो प्रोटोनेशन, ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन, बेसिकली वो किसका होगा आसान सबसे ज्यादा निकालना, थर्ड वाले हाइड्रोजन को, जिसको H3 बोला था क्वेश्चन ने। उससे कम होगा इजी निकालना H1 को, और लीस्ट इजी होगा निकालना किसको बच्चों, H2 को, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल मिल सकता है कार्बन आयन, उससे कम होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, एंड जो हमारे पास ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये इन तीनों में सबसे कम स्टेबल है। तो ये ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास ईज ऑफ डिप्रोटोनेशन का, या बोले तो बच्चों इसको एसिडिटी का ऑर्डर ये आना चाहिए H3 H1 H2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।